हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम जानेंगे सिविक्स के चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप हमारे सारे वीडियोस यूट्यूब पे बिना डिस्ट्रैक्शन के देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि श्रीलंकन मेजोरिटिज्म होता क्या है, या फिर श्रीलंका में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या करा कि प्रॉब्लम्स बढ़ गई, उसके बारे में चलिए देखते हैं। श्रीलंका जो इंडिया के साउथ में एक आइलैंड देश है, वहाँ करीब 2 करोड़ लोग रहते हैं। वहाँ पर मेनली 2 एथनिक ग्रुप्स हैं। पहले सिन्हाला बोलने वाले लोग जो पॉपुलेशन का 74% है, और दूसरे तमिल बोलने वाले लोग जिनकी पॉपुलेशन 8% है। तमिल्स फर्दर और डिवाइडेड हैं। श्रीलंकन तमिल्स में जिनकी आबादी 13% है और वो देश के मूल निवासी हैं, और दूसरे इंडियन तमिल्स में जो 5% है और वो ब्रिटिश टाइम में इंडिया से प्लांटेशन वर्कर के रूप में आए। सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी मोस्टली बुद्धिज्म फॉलो करती है, जबकि तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन हिंदूज और मुस्लिम में डिवाइडेड है। इसके अलावा 7% क्रिश्चियन है, जिनमें थोड़े तमिल स्पीकर्स हैं और थोड़े सिन्हाला स्पीकर्स हैं। 1948 में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद श्रीलंका में भी इंडिया की तरह डेमोक्रेसी आई, लेकिन वहाँ की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ने एक मेजोरिटेरियन अप्रोच को अपनाया जो सिन्हाला कम्युनिटी को फेवर करता था, और ये अप्रोच उनकी कई पॉलिसीज में भी दिखाई दी। जैसे 1956 में एक एक्ट पास हुआ जहां पर सिन्हाला को एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला, तमिल को निग्लेक्ट करते हुए। गवर्नमेंट ने ऐसी कई पॉलिसी शुरू की जो यूनिवर्सिटी पोजीशंस में और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सिन्हाला कैंडिडेट को फेवर करती थी। साथ ही नए कॉन्स्टिट्यूशन में केवल बुद्धिज्म की प्रिजर्वेशन और प्रमोशन पर जोर दिया गया, जो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता था। इन्हीं मेजोरिटेरियन स्टेप्स ने श्रीलंकन तमिल्स में एलिनेशन और डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग्स पैदा कर दी। उनको लगा कि सारी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज उनकी लैंग्वेज और उनके कल्चर को इग्नोर कर रही हैं। इसके जवाब में तमिल कम्युनिटी ने कई कैंपेन शुरू करे तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज कराने के लिए। 1980s तक कई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सामने आए जो श्रीलंका के नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट, जिसको उन्होंने तमिल ईलम का नाम दिया, की मांग कर रहे थे। धीरे धीरे टेंशन बढ़ती गई और बाद में टेंशन सिविल वॉर में बदल गई, जहाँ पे लोग आपस में ही लड़ने लगे, जिसके कारण देश की सिचुएशन काफी बिगड़ गई। बेसिकली श्रीलंका में मेजोरिटिज्म का मतलब था सिन्हाला कमिटी के इंटरेस्ट का तमिल माइनॉरिटी के मुकाबले डोमिनेंस, जो कि वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट में बदल गया और इवेंचुअली सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। अगला मेन क्वेश्चन है बेल्जियम के अकोमोडेशन मॉडल पे, कि बेल्जियम में क्या सिचुएशन थी और वहाँ की गवर्नमेंट ने कैसे रिएक्ट करा। चलिए जानते हैं बेल्जियम मॉडल को। बेल्जियम एक यूरोपियन देश है जिसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ से थोड़ी सी ऊपर है। बेल्जियम मेनली 2 रीजन में डिवाइडेड है। पहला फ्लेमिश रीजन, जहाँ पर 59% लोग रहते हैं और वहाँ मोस्टली लोग डच बोलते हैं। दूसरा वलोनिया रीजन, जहाँ पर 40% आबादी रहती है और वहाँ मोस्टली फ्रेंच भाषा बोली जाती है। 1% बेल्जियम लोग जर्मन बोलते हैं। लेकिन ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की कैपिटल है, वहाँ पर 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। हिस्टोरिकली फ्रेंच कम्युनिटी जो कि माइनॉरिटी में थी, वो ज्यादा रिच और इन्फ्लुएंशियल थी। इसी वजह से डच स्पीकिंग मेजोरिटी में नाराजगी पैदा हो गई। ये डिफरेंस ने 1950 से 1960 तक दोनों कम्युनिटीज के बीच में काफी टेंशन क्रिएट कर दी, और इन्हीं टेंशन को पीसफुली रिजोल्व करने के लिए बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 1970 से 1993 के बीच में 4 बार चेंज किया। मेन एम ये था कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहाँ पे सारी कम्युनिटीज पीसफुली रह पाएं। इसी सिस्टम को बेल्जियम अकोमोडेशन मॉडल कहते हैं। चलिए जानते हैं बेल्जियम मॉडल के 4 मेन पॉइंट्स। सबसे पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स की इक्वल रिप्रेजेंटेशन की गई। दूसरा पॉइंट, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को दोनों मेन रीजन्स की स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया ताकि पावर डिसेंट्रलाइज हो सके। तीसरा, कैपिटल ब्रुसेल्स के लिए अलग गवर्नमेंट बनाई गई जहाँ दोनों कम्युनिटीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला। चौथा, एक स्पेशल कम्युनिटी गवर्नमेंट का सिस्टम स्टार्ट किया गया जिसे उस पर्टिकुलर कमिटी के लोगों द्वारा चुना गया, और ये कमिटी गवर्नमेंट उनके कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड मैटर्स पर कंट्रोल रखती थी। इसी मल्टी लेवल गवर्नेंस सिस्टम ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन और डिसेंट्रलाइजेशन पर फोकस करके बेल्जियम में पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन की, और ये भी इंश्योर किया कि कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी पे डोमिनेंस क्रिएट ना कर पाए। आई होप आपको बेल्जियम मॉडल समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल होती है, या पावर शेयरिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होती है, उसके 2 मेन रीजंस बताइए। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन को। पावर शेयरिंग डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंशियल हिस्सा है जो सोसाइटी के वेरियस सेक्शंस में पावर का बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंश्योर करता है। पावर शेयरिंग के डिजायरेबल होने के 2 मेन रीजंस हैं। सबसे पहला है प्रूडेंट रीजन और दूसरा है मोरल रीजन। चलिए सबसे पहले जानते हैं पावर शेयरिंग के प्रूडेंशियल रीजंस को। पहला, कॉन्फ्लिक्ट रिडक्शन। पावर शेयरिंग अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स और क्लैशेस की पॉसिबिलिटी को कम करता है। दूसरा, स्टेबिलिटी। पावर शेयरिंग पॉलिटिकल ऑर्डर की स्टेबिलिटी को एंश्योर करता है, क्योंकि सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स या पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी फ्यूचर
फ्यूचर में वॉयलेंस का कारण बन सकते हैं। तीसरा, अवॉइडेंस ऑफ डिक्टेटरशिप, मेजोरिटी के रूल्स माइनॉरिटी पर इम्पोज करना शॉर्ट टर्म में बेनिफिशियल लग सकता है पर लॉन्ग टर्म में यह हार्मफुल ही होता है, क्योंकि ऐसी डिक्टेटरशिप सिर्फ माइनॉरिटी को ही नहीं बल्कि मेजोरिटी को भी हार्म करती है। चौथा, नेशनल यूनिटी, पावर शेयरिंग ये एंश्योर करता है कि मेजोरिटी का विल माइनॉरिटी पर इम्पोज करके नेशन की यूनिटी डिसबैलेंस ना हो और नेशन में यूनिटी बनी रहे। इसका एग्जांपल है कि इंडिया में पब्लिक के गवर्नमेंट डिसीजंस को डिबेट करने और क्रिटिसाइज करने की एबिलिटी से गवर्नमेंट अकाउंटेबल रहती है और अपने डिसीजंस को रिकंसिडर करती है। चलिए जानते हैं पावर शेयरिंग के अब मोरल रीजंस को। पहला, एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग ही डेमोक्रेसी की ट्रू स्पिरिट है। डेमोक्रेसी का मतलब ही सबको बराबर की आवाज देना है। डिसीजन मेकिंग में अफेक्टेड लोगों के साथ पावर शेयर करना एंश्योर करता है कि सबको गवर्नेंस में बोलने का मौका मिले। दूसरा, पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजंस, एक्टिव पार्टिसिपेशन के थ्रू सिटीजंस सिस्टम से ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, जिससे ज्यादा लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनती है। तीसरा, राइट टू गवर्नेंस, हर इंडिविजुअल को गवर्नेंस मैटर पर बोलने का राइट है और ये एंश्योर करता है कि उनकी बातें गवर्नमेंट द्वारा सुनी जाए डिसीजन मेकिंग में। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लिए सीट रिजर्व करके ये एंश्योर किया जाता है कि वीकर सेक्शंस की भी गवर्नेंस में आवाज हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पावर शेयरिंग सिर्फ अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूशन करने का मैकेनिज्म नहीं है, बल्कि ये इंक्लूसिविटी, पार्टिसिपेशन और अकाउंटेबिलिटी की डेमोक्रेटिक वैल्यूज का रिफ्लेक्शन भी है, जो सोसाइटी के हर सेक्शन को आवाज देने का प्रॉमिस करता है, जिससे एक ज्यादा हार्मोनियस और स्टेबल एनवायरनमेंट बने। चलिए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, कि पावर शेयरिंग के कितने डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। मॉडर्न डेमोक्रेसी में 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है। सबसे पहली होती है हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें पावर अलग अलग गवर्नमेंट के ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और इन सबकी पावर बराबर होती है। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग एंश्योर करता है कि कोई भी एक ऑर्गन हद से ज्यादा पावरफुल ना हो जाए। ये हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का सिस्टम एक बैलेंस क्रिएट करता है, जिसे ऑफनली सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी कहा जाता है। इसका एग्जांपल है इंडिया, जहां हर ऑर्गन जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक दूसरे को मॉनिटर और चेक करते हैं। दूसरा होता है वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जिसे फेडरलिज्म भी कहा जाता है। इसमें पावर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड की जाती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग नेशनल और रीजनल लेवल पे गवर्नेंस अलाउ करता है। इसका एग्जांपल है इंडिया, जहां पे यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों है। तीसरा, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। इसमें पावर वेरियस सोशल, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस ग्रुप के बीच में शेयर की जाती है। ये डाइवर्स कमिटीज का रिप्रेजेंटेशन और पार्टिसिपेशन डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एंश्योर करता है। पॉलिसीज जैसे रिजर्वेशन अक्रॉस वेरियस ग्रुप्स वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में आती है। इसका एग्जांपल है बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट। चौथा होता है पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। इसमें पावर वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, जो डिफरेंट आइडियोलॉजीज और सोशल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेशर ग्रुप्स, जिनका इंटरेस्ट बिजनेस, फार्मिंग या ट्रेड होता है, वो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस को सीधे तौर पर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वो ये एंश्योर करते हैं कि पावर किसी भी सिंगल कंपनी के द्वारा मोनोपोलाइज ना हो और हेल्दी कंपटीशन और अदर कंपनीज का रिप्रेजेंटेशन प्रमोट हो। एसेंस ये है कि डेमोक्रेसीज में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को पावर का कंसंट्रेशन रोकने, इंक्लूसिविटी प्रमोट करने और ये एंश्योर करने के लिए डिजाइन किया गया है कि डाइवर्स ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को गवर्नेंस प्रोसेस में आवाज मिले। आई होप आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग समझ में आई हो। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, जिसको हम पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं, बट ये इतना इंपॉर्टेंट है कि काफी बार पूछा गया है। तो चलिए इसको इन डेप्थ में डिस्कस करते हैं। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग को चेक्स एंड बैलेंसेस का भी सिस्टम कहा जाता है। चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम एक बेसिक प्रिंसिपल है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में, जो पावर को हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट करता है गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। ये डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑर्गन्स को सेम लेवल पर ऑपरेट करने देता है एंड हर एक के पास डिस्टिंक्ट पावर होती है, ताकि कोई भी एक ऑर्गन बहुत ज्यादा पावरफुल अथॉरिटी में ना बदल जाए। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला, लिमिटेशन ऑन पावर। ये सिस्टम एंश्योर करता है कि कोई भी ऑर्गन अनलिमिटेड या अनचेक्ड पावर एक्सरसाइज ना कर सके। दूसरा, म्यूचुअल ओवरसाइट। हर ऑर्गन के पास मैकेनिज्म्स होते हैं दूसरे के एक्शन को ओवरसी, क्वेश्चन और अगर जरूरत हो तो कंट्रोल करने के लिए। तीसरा, बैलेंसिंग अथॉरिटी। ये सिस्टम पावर को वेरियस इंस्टीट्यूशन में बैलेंस करता है, ताकि किसी एक बॉडी के पास बाकियों से ज्यादा पावर ना आ जाए। चलिए देखते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस का एग्जांपल। लेजिस्लेचर के मेंबर्स एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चन कर सकते हैं अगर वो अपने ड्यूटीज में फेल होते हैं तो। सिमिलरली, प्रेसिडेंट लॉज को वापस भेज सकते हैं जो लेजिस्लेटर पास करता है अगर उन्हें वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगे तो। सिमिलरली, कोर्ट्स ऐसे लॉज को जो लेजिस्लेटर पास करता है इनवैलिड कर सकते हैं अगर वो जस्टिस प्रोवाइड नहीं करते सारे सिटीजंस को। इन दी एंड, चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम एंश्योर करता है कि गवर्नमेंट की हर ब्रांच के पास टूल्स हो दूसरे ब्रांच के पावर को मॉनिटर करने के लिए और उनको लिमिट करने के लिए। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।